एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी। आज हम लोग हिंदी भाषा की विकास यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भाषा क्या है, भाषा किस तरह से बनी है, भाषा के कितने प्रकार है, क्या उसके अंग है, क्या आधार है, क्या उसके क्रम है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाषा, ये जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बताना या व्यक्त करना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बताना या व्यक्त करना। अब भाषा की परिभाषा की तरफ चले तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा ही वह आधार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरों की बातों को समझता है तथा खुद की बातों को उन्हें बताता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग, जिनकी एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, उन्होंने बताया है कि दो मनुष्यों के बीच किसी वस्तु को लेकर जो आदान प्रदान होता है उसमें जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही भाषा कहते हैं। अब भाषा के आधारों की अगर बात की जाए, भाषा के आधार, तो भाषा के दो आधार होते हैं। पहला है मानसिक आधार और दूसरा होता है भौतिक आधार। पहला मानसिक आधार का मतलब है वक्ता के द्वारा अपने विचारों को दूसरों को बताना। भौतिक आधार, इसका मतलब है श्रोता के द्वारा दूसरों के विचारों को ग्रहण करना। अगर भाषा के क्रम की बात की जाए, भाषा के क्रम, तो भाषा को एक क्रम में सीखा जाता है। हम लोग भाषा को डायरेक्ट बोलना नहीं सीख सकते, ना डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते। भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसे सुनना जरूरी है, उसके बाद उसे बोलना सीखा जाता है, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो भाषा के क्रम में सबसे पहले आता है सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। किसी भी भाषा को बोलना सीखने से पहले जरूरी है कि उस भाषा को सुना जाए, और लिखना सीखने से पहले जरूरी है कि उसे पढ़ा जाए। अगर कोई सुन नहीं सकता तो वो कभी बोल भी नहीं सकता। सुनना और बोलना दोनों संबंधित होता है मौखिक क्रिया से, अर्थात इसमें हम हमारे मुख का प्रयोग करते हैं। सुनने के लिए भी किसी के बोलने पर बोलना जरूरी होता है, तभी हम उसे सुन सकते हैं, और बोलने के लिए भी मुख का प्रयोग करना होता है। पढ़ना और लिखना ये दोनों संबंधित होते हैं लिखित से, दोनों संबंधित होते हैं लिखित से। मौखिक की सर्वप्रथम पहली इकाई मानी जाती है ध्वनि। सुना भी सबसे पहले किसी ध्वनि को ही जाता है और बोला भी ध्वनि को, तथा लिखित में हम सबसे पहले लिखना सीखते हैं वर्णों को, फिर कई वर्णों को मिलाकर हम शब्दों की रचना करते हैं और कई शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से भाषा की प्रथम इकाई मानी जाए तो वो होती है ध्वनि, और भाषा की प्रथम मौखिक इकाई भी होती है ध्वनि, और भाषा की प्रथम लिखित इकाई मानी जाए तो वो होती है वर्ण। अब अगर हम लोग भाषा के प्रकार या रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप में प्रयोग की जाती है भाषा। पहली है मौखिक, दूसरी लिखित और तीसरी सांकेतिक। इस
इसका मतलब है हम भाषा के 3 रूप देख सकते हैं। भाषा को मौखिक क्रिया के द्वारा भी, हम अपनी मौखिक क्रिया के द्वारा भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तथा लिखित के माध्यम से भी SMS वगैरह इस तरह से लिखकर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वह लिखित क्रिया है। सांकेतिक संकेतों के माध्यम से भी हम संकेतों में भी हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से रोड पर हम इस तरह के मार्ग को देखकर समझ जाते हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तो इसके लिए किसी शब्दों का या किसी मुक्त ध्वनि का प्रयोग नहीं किया गया, इसके लिए प्रयोग किया गया संकेत का। तो ये एक सांकेतिक भाषा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो भाषा के अंगों की, भाषा के टोटल 4 अंग होते हैं। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, कई वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और कई शब्दों से मिलकर उत्पत्ति होती है वाक्य की। तो भाषा के 4 अंग हैं। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, कई वर्णों से मिलकर बना हमारा शब्द, और कई शब्दों से रचना की गई वाक्य की। इस प्रकार भाषा के 4 अंग होते हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में लगभग 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में रखा गया है। पूरे विश्व में भाषा लगभग 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और भाषा परिवार पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में भाषा परिवार केवल 12 ही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब कई भाषाएं थी जो एक दूसरे से संबंधित थी या उससे मिलती जुलती थी, उन्हें एक भाषा परिवार में रख दिया गया। इस तरह से पूरे विश्व में भाषा परिवारों की संख्या हुई 12। और अगर बात की जाए अब्राहम ग्रियर्सन की, जिन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना की, उन्होंने उसमें बताया कि भारत के अंदर 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां बोली जाती है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम ग्रियर्सन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में खोजना स्टार्ट किया। और भारत में भाषा परिवारों की बात की जाए, भारत में भाषा परिवार, तो भारत में केवल 4 भाषा परिवार है। भारत में केवल 4 भाषा परिवार है। पहला भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्राविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा होता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर भारोपीय भाषा परिवार का स्थान है, जो कि है 73%, और द्राविड़ का आता है 25%, ऑस्ट्रिक का 1.3% एंड चीनी तिब्बती का 0.7%। इस तरह से सर्वाधिक भाषा को लिए हुए है हमारा भारोपीय भाषा परिवार। और अगर भारोपीय शब्द की बात की जाए तो जो आर्य थे, उनका आगमन, आर्यों की 2 शाखाएं मानी जाती है। आर्य जब भारत में आए तो उससे पहले वो 2 शाखाओं में बट गए। एक उनकी ईरान होते हुए भारत आई, एक शाखा उनकी ईरान होते हुए भारत आई, और दूसरी शाखा उनकी जर्मनी, यूरोप चली गई। तो जो आर्य थे वो 2 शाखाओं में बट गए, और इन दोनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो हमारे भारोपीय परिवार में रखी जाती है। कैसे? यहाँ से भारत और यहाँ से यूरोप, दोनों को मिलाया भारोपीय। इसके बाद भारत और ईरान, इन दोनों को मिलाकर इसे भारतीय ईरानी भी नाम दिया गया, भारतीय ईरानी, जो कि इसकी एक शाखा भी थी। और इसका एक और नाम था, भारत को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंडो ईरानी, इसका एक और नाम था शतम।
और इसे जाना जाता है कैंटुम के नाम से। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये जो भारत में आए थे इनकी ये भी 4 शाखाओं में बट गए, ये भी 4 शाखाओं में बट गए। भारतीय ईरानी, भारतीय ईरानी, दूसरी शाखा का नाम था बाल्टो, और तीसरी शाखा का नाम था अर्मीनी, और चौथी शाखा थी अल्बानी। इस तरह से भारत में आकर आर्य 4 शाखाओं में बट गए। बात की जाए कैंटुम की, 6 शाखाओं में बटे। पहली जर्मनिक, दूसरी केल्टिक, तीसरी ग्रीक, चौथी लीखरी, छठी थी इटालिक। इस तरह से आर्य जब भारत में आए उससे पहले वो 2 शाखाओं में बट गए। उनकी पहली शाखा जर्मनी, यूरोप और दूसरी ईरान होते हुए भारत आई, और ये यहाँ पर आकर 4 भागों में बट गए और ये 6 शाखाओं में बट गए। इनकी प्रथम भारतीय ईरानी, बाल्टो, अर्मीनी और अल्बानी थी। इनकी 6 शाखाएं जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, लीखरी, हिटाइट और इटालिक थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द की शुद्धता के बारे में अगर बात की जाए तो हिंदी दोनों शब्द शुद्ध होता है। बात की जाए इस वाले हिंदी शब्द की तो हम ये किसी लिखित प्रमाण के अकॉर्डिंग मानते हैं कि ये हिंदी शब्द भी शुद्ध है। तो 1935 की बात है, 1935 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगर इस तरह के अनुस्वार के बाद अगर किसी भी प्रकार का स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो ये अनुस्वार इस स्पर्शी व्यंजन का पंचम अक्षर बन जाता है। तो ये तय, थ, द, ध, न, तो इस अनुस्वार का इस तरह से हिंदी शब्द बना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी दोनों शब्द शुद्ध है। और अगर अब बात की जाए हिंदी शब्द की तो जो आर्य थे वो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, वो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे। उस समय जब फारसी लोग आए तो वो लोग स को है कहा करते थे और ध को द कहा करते थे। इस तरह से फारसी लोग वो स को है कहते थे और ध को द कहते थे। तो इस तरह से ये शब्द बना हिंदू, और हिंदू धीरे धीरे आगे चलकर हिंदवी के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो आज हिंदी है वो इसी का एक रूप है। और अब अगर हम बात करें कि हिंदी शब्द किस भाषा का है तो हिंदी शब्द का संबंध है फारसी भाषा से। अब हम लोग हिंदी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लें हम कि जो हिंदी है वो हमारे भारत के 10 राज्यों में 64% लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा ये ईस्वी सन है। कहा जाता है जब ईसाइयों के गुरु उत्पन्न हुए वहाँ से ये ईसा काल शुरू हुआ। इससे पहले का जो ये समय था ये ईस्वी पूर्व था और इसके बाद ईस्वी सन स्टार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, जो कि आर्यों के समय था। आर्यों का प्राचीन समय
ये था वैदिक संस्कृत का समय। वैदिक संस्कृत, इस समय वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। वैदिक शब्द विद धातु से इक प्रत्यय करके बना है और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ होता है जानना। उस समय जो वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, इसमें जिन ग्रंथों की रचना हुई उसमें पहला ग्रंथ था हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद इन्हीं पर कुछ ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मणों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई, उपनिषदों की 108 उपनिषदों की रचना हुई। इन सब की जो भाषा थी वो भाषा थी वैदिक संस्कृत। कहा जाता था उस समय के पढ़े लिखे विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग जो होते थे, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे। ये आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और हमारी भाषा हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति का समय है वो वैदिक संस्कृत है। इसके बाद जो पाणिनि थे, पाणिनि और यास्क मुनि ने इस वैदिक संस्कृत को छांदस नाम भी दिया। इसका अन्य नाम था छांदस, इसको छांदस नाम भी दिया। इसके बाद आता है 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। फिर इस वैदिक संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव हुआ, ये थोड़ी सी इजी रूप में प्रयुक्त हुई, तो इसे जाना जाने लगा लौकिक संस्कृत के नाम से। लौकिक संस्कृत के नाम से। पाणिनि ने इसे संस्कृत भी कहा और इस भाषा, इस लैंग्वेज में उस समय रचना हुई रामायण की, महाभारत की, भाष के नाटकों की। भाष के जो 13 नाटक फेमस है, 13 नाटकों की उन्होंने रचना की। भाष के नाटकों की उन्होंने की इसी भाषा में, लौकिक संस्कृत में रचना हुई। इसके बाद हर्ष के महाकाव्य की इसमें रचना हुई। सुबंधु, इन सभी ने जो अपनी रचनाएं की वो सब लौकिक संस्कृत में ही की और ये दोनों समय माना जाता है प्राचीन आर्यों की भाषा। प्राचीन आर्यों की भाषा मतलब प्राचीन आर्यों की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। इसके बाद समय आता है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी का। इस समय जो लौकिक संस्कृति, इससे जाना जाने लगा पाली के नाम से। पाली शब्द पंक्ति, पंक्ति से पल्ली बना और पल्ली का ही रूप है पाली। पाली जो भाषा थी इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। जो महात्मा बुद्ध थे वो पाली के, बौद्ध ग्रंथ में जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें पाली भाषा का जनक माना जाता है। महात्मा बुद्ध को पाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं, बौद्ध धर्म की जो सारी रचनाएं थी उसमें पाली भाषा का ही प्रयोग किया। इन्होंने जगह जगह अपने लोगों को भेजकर पाली भाषा का प्रचार प्रसार भी किया। इनका एक बहुत फेमस ग्रंथ था त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का फेमस ग्रंथ था त्रिपिटक, जिसकी रचना भी पाली भाषा में हुई। त्रिपिटक के अंदर आता है सबसे पहले अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है विनय पिटक। इनकी जो रचना थी वो पाली भाषा में की गई और अशोक ने भी पाली भाषा का अशोक ने अपने शिलालेखों की रचना, स्तंभ लेखों की रचना भी इसी भाषा में की तथा अशोक के समय ही पाली भाषा थी जो एक जनभाषा मतलब राजभाषा का दर्जा दिया गया। अशोक के समय इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा या सरकारी कार्यों की भाषा। तो हमारी पहली जो राजभाषा थी वो थी पाली। इसके बाद अगला आया प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी का समय।
और ये भाषा थी प्राकृत। हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति उसका अपभ्रंश रूप था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का अपभ्रंश रूप माना जाता है पाली को, और पाली का अपभ्रंश रूप था प्राकृत। प्रकृति भवः इति प्राकृत, अर्थात जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है उसे हम प्राकृत कहेंगे। और प्राकृत भाषा का हमें सबसे पहले दिखाई देता है जैन ग्रंथों में। जो जैन लोगों के ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। महावीर स्वामी को प्राकृत भाषा का जनक भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की थी वो प्राकृत भाषा में की थी। जैन जो ये शब्द है यह जिन शब्द से बना है, और जिन का अर्थ होता है इंद्रिया, अर्थात जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले उसे ही जैन कहा जाता है। इसके बाद ये जो दोनों थी पाली और प्राकृत, ये मध्यकालीन आर्यों की भाषा मानी जाती है। मध्यकालीन आर्यों की भाषा। इसके बाद पाली का अपभ्रंश रूप आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इस समय आई अपभ्रंश। अप का मतलब होता है दूर हो जाना, तथा भ्रंश का मतलब होता है टूट जाना, अर्थात टूटकर दूर हो जाना। अपभ्रंश को हम बांटे तो अपभ्रंश को हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला सोरसेनी। अपभ्रंश की 6 शैलियाँ थी। सबसे पहले सोरसेनी, दूसरी आती है मागधी, उसके बाद अर्धमागधी, पेशाची, इसके बाद ब्राह्मण, और अंत में महाराष्ट्री। इस तरह से अपभ्रंश को 6 शैलियों में बांटा गया। सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। लेकिन हम लोग हिंदी की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं जिसका संबंध सिर्फ सोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से है। वो क्यों? क्योंकि पेशाची का संबंध है पंजाबी से, और पंजाबी का हिंदी भाषा से कोई संबंध नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है। ब्राह्मण का संबंध है सिंधी से, सिंधी भाषा से। महाराष्ट्री हो। सोरसेनी शैली का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, पहाड़ी बोली से, राजस्थानी से तथा गुजराती से। लेकिन गुजराती जो भाषा है इसका संबंध हिंदी से नहीं है। मागधी का संबंध है बिहारी बोली से, तथा अर्धमागधी का संबंध है पूर्वी राजस्थानी से। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी भाषा का संबंध अगर माना जाए वो पश्चिमी हिंदी से है, पहाड़ी से है, राजस्थानी से है, बिहारी से है, पूर्वी राजस्थानी से है। इन तीनों से हमारी हिंदी का संबंध नहीं है। तो हम जो अब उपबोलियां पढ़ेंगे वो इन 5 की ही उपबोलियां पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है 1000 ईस्वी से आज तक का समय, और इसे बोला जाता है आधुनिक आर्यों की भाषा। आधुनिक आर्यों की भाषा। और अब इसका अपभ्रंश रूप आया हिंदी। ठीक है। तो इस तरह से हमारी हिंदी की ये एक विकास यात्रा थी। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अपभ्रंश से, और उसकी जो शैली है सोरसेनी से। माना कि हिंदी का संबंध सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी तीनों से है, लेकिन सोरसेनी सर्वाधिक क्षेत्र को लेकर चलती है, इसलिए सर्वाधिक जो संबंध है हिंदी का सोरसेनी शैली से है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इन ये जो हमारी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी राजस्थानी थी, इनकी उपबोलियों से। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उपबोलियों से। हिंदी की उपबोलियों से।
पहली है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंदर आती है ब्रज बोली, कन्नौजी, कोरवी, इसका एक और नाम है खड़ी बोली। हरियाणवी और एक है बुंदेली। इन बोलियों का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी का संबंध है सोरसेनी शैली से, जो कि अपभ्रंश की एक शैली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़ी से। तीसरी है राजस्थानी, जिसकी उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी आदि। फिर इसके बाद ये तीनों संबंधित थी सोरसेनी शैली से। अब इसके बाद आती है हमारी बिहारी। बिहारी में हम देखते हैं पहली भोजपुरी, मैथिली तथा मागधी। इसके बाद आती है पहाड़ी, जिसकी उपबोलियां है कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इस तरह से ये हमारी हिंदी भाषा की उपबोलियां है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।